हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, और आई होप कि आप सब अच्छे हो और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। और जैसे कि हमारा जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इसलिए आप अभी बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि हमारे पास 6 महीने बचे हैं। आप सोचो ऐसा कि एक हफ्ते बाद पेपर है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, तभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से होगी। ठीक है, तो हमारा जो मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पूरा चैप्टर करवा दिया था। उसमें एक दो टॉपिक बचे हैं, ठीक है, उनको अभी इस टाइम पर चाहें तो हम उसको छोड़ सकते हैं, उसको मैं बाद में कवर कर दूंगा और प्लेलिस्ट में वीडियो डाल दूंगा, तो आप उसको देख लेना। लेकिन मैंने वो उन सब वीडियोस में सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आगे तक हमको काम आने वाली है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आगे जब हम चैप्टर में जाएंगे तो वो चीज़ें हमको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको आपकी बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक हैं तो आप पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखें, ठीक है, ताकि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो। और आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ इसमें वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करना है, तो मैं अब उसके बाद ये कर रहा हूँ। ठीक है, 11th 12th हम साथ में करते रहेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि पहले पहले जो है हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दें, जो लेंदी चैप्टर्स भी हैं और जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है, और साथ ही साथ वहाँ से कवर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, बाकी काइनेमेटिक्स वगैरह जो वो हम करते रहेंगे, इसके बाद कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आपको पता ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो, और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो बच्चे अभी 11th में आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 11th में हैं अभी, तो वो चाहे तो इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको पूरी 11th पढ़ने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, यहाँ ये चैप्टर आप मान सकते हो कि 10th के बाद अगर आप सीधे 12th में आते हो तो ये चैप्टर भी आपको तब भी समझ आ जाएगा। तो इसमें ऐसे चैप्टर में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर आप 11th में हो तो ये चैप्टर आप नहीं करोगे कि ये 12th का है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये चैप्टर जो है 11th वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा कि जैसे मान लो आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा 11th के बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आप इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर करा है वो इंपॉर्टेंट है, वो सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई हैं, बेसिक मैथमेटिक्स भी बताई है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ कंप्लीट करा है। तो प्लीज़ उसको देख लो और उसके नोट्स भी बना लो। ठीक है, और ये हम लोग यूनिट करेंगे 3 पार्ट्स में। ठीक है, पहले में करेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरे में हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तीसरे में होगा कैपेसिटर। ओके, और मैं इसमें सारी चीज़ें कवर करा रहा हूँ, और इसके नोट्स जो हैं उसकी PDF में बना दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। हो सकता है कि पहली दूसरे पार्ट में मैं लिंक न डालूँ, तो हो सकता है तीसरे पार्ट में डाल दूँ फाइनल पूरे चैप्टर का, तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, तब भी अगर मैंने डाल दिया सपोज PDF बना के, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी देखना, तभी कुछ समझ आएगा। और ये लेक्चर पूरा देख लोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मेरे 3 पार्ट्स देख लोगे, जो अब इसके बाद 2 पार्ट्स और बनेंगे, तीनों पार्ट देख लोगे, ये चैप्टर हो गया तुम्हारे लिए सफिशिएंट है इतना। ठीक है, मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ। ये चैप्टर करने के बाद तुम्हारा काम है PYQ करना, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। जो पिछले साल में नीट और एम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ NCERT के एग्जाम्पल्स को कर लो। बस इतना सफिशिएंट है। NCERT के क्वेश्चन मत करो, सिर्फ एग्जाम्पल करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर की बुक नहीं होगी किसी के पास तो मुझे बता देना, मैं उसको PDF दे दूंगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है, देखो इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पूरी यूनिट है जिसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे और कैपेसिटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रो का मतलब तो हो गया इलेक्ट्रिक चार्जेस, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो रेस्ट पे हम चार्जेस को जब स्टडी करते हैं तो वो पूरी ब्रांच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आती है। उसी तरीके से एक ब्रांच होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, यानी कि जब हम चार्जेस को मोशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब हम चार्जेस को मोशन में पढ़ेंगे तो उसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है। तो पहला देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ये नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो नोट्स फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये सब जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ये सारे मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो नोट्स में ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी चाहें तो अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं इन चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर में सिर्फ समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो बस उस पर ध्यान दो। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी बाई विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, इतना सा मतलब है। मतलब इलेक्ट्रिक चीज़ कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कोई एक ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करती है। देखो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता तो आज पूरी दुनिया में अंधेरा होता, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस से क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, यानी कि करंट डेवलप होता है, और तभी लाइट हम जला सकते हैं, लाइट बल्ब, फैन, ये सारी चीज़ें। तो
ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी मास की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैग्नेटिक अफेक्ट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अफेक्ट दोनों प्रोड्यूस कर सकता है चार्ज, ओके। तो चार्ज आता कैसे है, देखो आपने सबने केमिस्ट्री में एटम्स के बारे में पढ़ रखा है। मान लो ये सोडियम का एटम है, हमने ले लिया। इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद वाले में कितने होंगे, 8 होंगे, उसके लास्ट वाले में तीसरे में कितना होगा, 1 होगा। तो 2 8 1 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होता है कि सोडियम को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो ये अपना बाहर वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रिलीज कर देता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है तो ये कुछ ऐसा बन जाता है Na++ इलेक्ट्रॉन, हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं। किसी भी मास में जब चार्ज आता है उसका जो भी मटेरियल होता है उस मटेरियल में यही काम होता है कि या तो वो चार्ज को गेन करता है या फिर चार्ज को लूज करता है, ठीक है। तो ये Na जब था, इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया तो इसने क्या करा, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसे बोल सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने बाहर कर दिया तो खुद तो ये Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस पर जो सोडियम पे जो चार्ज आया वो कितना आया, पॉजिटिव चार्ज आया, कितने का, +1 E का, ठीक है। E का मतलब होता है ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसी की टर्म्स में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। तो सपोज सोडियम है, तो मैंने बताया कि जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज, और जिसको इलेक्ट्रॉन गया होगा, मान लो Cl को गया है, क्लोरीन को गया, उसने एक्सेप्ट करा अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो वो जो होगा इस पर के चार्ज आता है Cl नेगेटिव, तो इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा। यही हमारे नेचर में होता है कि कोई भी मटेरियल अगर है तो वो मटेरियल को हम किसी भी तरीके से चार्ज कर सकते हैं। सपोज कोई भी मटेरियल है तो उसके जो एटम्स होते हैं, अगर हम उन एटम्स को एनर्जी देंगे, यानी कि हीट एनर्जी अगर प्रोवाइड करेंगे, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकल जाते हैं। वो जिसके कॉन्टैक्ट में होगा दूसरी बॉडी में, उस पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। तो पहली वाली बॉडी जहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो हो गई पॉजिटिवली चार्ज, जिस पर गए हैं इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉज ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का कारण हमको पता चल गया किसकी वजह से होता है, मेन है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है कुछ नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। ये Na+ था, ठीक है, तो यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज कब आया, जब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। तो उस चीज़ को हम पॉजिटिव चार्ज का नाम दे देते हैं। लेकिन जो चार्ज रियलिटी में है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर होता है। ये चार्ज तभी डेवलप होता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो प्रॉपर्टी पहली तो स्केलर, ठीक है, चार्ज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन वगैरह की कोई बात नहीं होती है, ओके। दूसरा ट्रांसफरेबल, ये हमने देखा अभी यहाँ पर कि चार्ज जो ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ओके, कि इस बॉडी में चार्ज है, ज़्यादा है इस बॉडी में, दूसरी बॉडी से इसको टच करवा दो, दोनों में बराबर बराबर चार्ज हो जाएगा। फिर क्या है, ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर मास नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। ये कैसे होता है, देखो मास नहीं होगा चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि मास का मतलब क्या है, मान लो एटम है, अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गए या इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आए तो चार्ज तो डेवलप होगा ही नहीं, ठीक है। तो मास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखो ये Cl था, क्लोरीन, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, तो ये इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, हमने सबने पढ़ा है केमिस्ट्री में, कितना होता है आपको पता होगा, तो जितना भी होता है 10⁻⁻27 kg के आसपास होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पे मास था, ये इलेक्ट्रॉन इससे जंप करके क्लोरीन के पास चला गया, तो क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आया। तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडीज होती हैं उन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कुछ ना कुछ तो मास लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मास क्या हो जाएगा, क्लोरीन का मास इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, जहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मतलब सोडियम से हुआ है, सोडियम पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन गया है, यानी कि यहाँ का मास कम हो गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए क्या होता है, मास इंक्रीज होता है, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है वहाँ पर मास का डिक्रीमेंट होता है, यानी कि डिक्रीज होता है मास से मास। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, Q = Ne। मैंने जैसे कि बताया कि अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो बेसिक यूनिट में होगा। ये E जो देख रहे हो, E ये सबसे छोटी यूनिट है जिसकी फॉर्म में चार्ज जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारी करेंसी होती है, मिनिमम क्या 1 रुपये का सिक्का होता है, तो अगर मुझे किसी को कम से कम पैसे देने हैं तो मैं उसे 1 रुपये का सिक्का दूंगा। तो आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है
तो वो कम से कम ई होगा, ई के बराबर होगा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मैं अगर मिनिमम किसी को पैसे देना चाहता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं उसको मिनिमम 1 रुपये ही दूंगा, उससे कम नहीं दे सकता, क्योंकि 50 पैसे बंद हो चुके हैं, 25 पैसे बंद हो चुके हैं। वैसा कोई कंसेप्ट नहीं है आज के ज़माने में। तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा तो वो कम से कम इतना होगा, यानी कि 1 के बराबर होगा, 1 ठीक है। ये कितनी भी हो सकते हैं, 1 तो मिनिमम है, मैक्सिमम इन्फाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो वो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि चार्ज अगर एक बॉडी में से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो रहा है या दूसरी बॉडी से पहली वाली बॉडी पे चार्ज आ रहा है तो वो इसके बराबर, कम से कम इसके बराबर आएगा ही आएगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि ये नहीं हो सकता, E/2 नहीं हो सकता, E/3 नहीं हो सकता, 1 के बराबर ही होगा, जिसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको डिनोट करने के लिए, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो Q = NE, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज़ होता है हमारा। तो इसका मतलब है कि अगर सपोज आपको निकालना है कि जैसे आपको दे दिया कि एक बॉडी है A और दूसरी बॉडी है B, A से B में सपोज 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे पूछा कि कितना चार्ज हुआ है, 5 E के बराबर हुआ है। तो इस फॉर्मूले में जब हम डाल देंगे Q = 5 इंटू E, E की वैल्यू इतनी है, जब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा Q आ जाएगा कुलाम में। ठीक है, कुलाम जो है वो क्या है, चार्ज की यूनिट है। ठीक है, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं, COULOMB। ठीक है, कैपिटल C से डिनोट करा जाता है चार्ज को। तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई, कुलाम हो गई। ओके, अब अगला पॉइंट है चार्जेस कंजर्व। ठीक है, कंजर्वेशन प्रिंसिपल हम बहुत जगह पढ़ते हैं, मास में भी पढ़ते हैं, एनर्जी में भी पढ़ते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर चार्ज में है कि चार्ज कंजर्व रहता है, यानी कि चार्ज को ना तो आप बना सकते हो ना तोड़ सकते हो। चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिर्फ क्या कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अगला है डज नॉट चेंज विद स्पीड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ये सब चीज़ें कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डज नॉट चेंज विद स्पीड का मतलब है कि चार्ज जो है, चार्ज में सपोज वेलोसिटी आ गई, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है या 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। तो अगर जब वो रेस्ट पे था उस पर मान लो 1 कूलाम का चार्ज था, जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होगी उस चार्ज की, तब भी वो 1 कूलाम के बराबर होगा, और जब 1000 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी होगी तब भी वो 1 कूलाम के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैंने यहाँ क्यों लिखी है, क्यों, क्योंकि मास जो होता है, मास की जितनी आप वेलोसिटी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा उसका मास बढ़ जाता है। ठीक है, ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आगे जब आएगा। तो बस यहाँ पर इतना समझ लो कि चार्ज जो है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, लेकिन मास होता है। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि मास को अगर हम वेलोसिटी देंगे तो उसका मास बढ़ जाता है, वो समझाऊंगा कैसे। ठीक है, अब ये चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज की अगर वेलोसिटी 0 है तो वो खाली क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। ठीक है, ई के ऊपर ये वेक्टर का साइन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे देखेंगे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर चार्ज की वेलोसिटी क्या है, 0 है, रेस्ट पर है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वेलोसिटी 0 नहीं है, मतलब कुछ भी वेलोसिटी है, 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, कुछ भी वेलोसिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन उसमें क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा उसमें, मतलब वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं कर रही है। अभी 10 मीटर पर सेकंड है, 5 मिनट बाद देखोगे फिर भी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मिनट बाद देखोगे फिर भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है, एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा चार्ज। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है कि अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है और वेलोसिटी भी 0 नहीं है, मतलब अभी इनिशियली हमने क्या करा, चार्ज को वेलोसिटी दी 5 मीटर पर सेकंड की, 5 सेकंड बाद क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होकर 8 मीटर पर सेकंड हो गई। उसके अगले 5 सेकंड में क्या हुआ, 15 मीटर पर सेकंड हो गई। तो क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन आ रहा है। एक्सेलरेशन अगर आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0 के बराबर नहीं है, और वेलोसिटी तो आ ही रही है, वेलोसिटी भी 0 के बराबर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ में रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। जैसे हमने पढ़ा है, कभी सुना होगा आप लोगों ने कि अल्फा रेडिएशन होती है, बीटा रेडिएशन होती है, गामा रेडिएशंस होती हैं, वो इसी की वजह से आती है, चार्ज पार्टिकल की वजह से, कि चार्ज पार्टिकल में जब एक्सेलरेशन आता है और वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ये दोनों आएंगे खाली, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन तीनों चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। ये आप जो आपका सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 11 में, वहाँ पर भी पढ़ोगे मैक्सवेल प्रिंसिपल करके।
तो वहाँ पर ही दे रखा है कि एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद ये बताता हूँ कंडक्टर और इंसुलेटर, आप सभी ने सुना होगा। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को जो है अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अगर आप उनको एनर्जी दोगे तो वो मूव करने लग जाएंगे। लेकिन इंसुलेटर में क्या होते हैं, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। इसमें क्या है, फीबली बाउंड होते हैं, फीबली मतलब हल्की पकड़ होती है उनकी, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कंडक्टर में क्या है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो अपने जाल से छूट जाते हैं। छूटने के बाद क्या वो इधर उधर घूमने लगते हैं, जिस वजह से क्या करंट का कंडक्शन होता है और उसी तरीके से हीट का भी कंडक्शन होता है। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच में एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है सेमीकंडक्टर, उसका पूरा चैप्टर दे रखा है, तो वो जब आएगा तो तब देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो मेथड ऑफ चार्जिंग है, मतलब कि अगर हमको किसी बॉडी को चार्ज करना है, मतलब उस पर चार्ज लेकर आना है, तो कैसे लाएंगे। क्योंकि हमने ये तो पढ़ लिया कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, तो उसको डेवलप कैसे करें, उनकी टेक्निक्स देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा, ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, तो ये दूर जाना चाहते हैं। उसी तरीके से ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक मतलब एक जैसे। उसी तरीके से नेगेटिव अगर है और दूसरा नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसको धक्का मारेगा, ये नेगेटिव इसको धक्का मारेगा, ये दूर जाना चाहेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अगर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये इसको खींचेगा इधर, ये इसको खींचेगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्ज कैसे लाया जाए। तो पहला है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का आप सबको मतलब पता है, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी के बीच में भी दो बॉडीज हैं अगर कांटेक्ट में, तो उनके बीच में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड होना। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर आप उन दोनों के बीच में मोशन करवा रहे हो तो वो मोशन को अपोज करेगा, वो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन से कैसे किया जा सकता है कि जैसे मेरे पास दो बॉडीज़ हैं, मान लीजिए ये दो बॉडीज़ हैं, इनको मैं क्या करूं, रब करूं। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये इंसुलेटर ही होनी चाहिए। हम चार्ज जो है सिर्फ इंसुलेटर के ऊपर ही रख सकते हैं, कंडक्टर पे चार्ज रखेंगे तो वो फैल जाएगा, ठीक है, उस पर वो चार्ज टिकेगा नहीं। सिर्फ किस पर टिकता है चार्ज, इंसुलेटर पे, ओके। तो आप क्या करो, ये दो मान लो इंसुलेटर है, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, मैंने इसको रब करा ऐसे करके, तो क्या होगा, रब करने पे क्या होगा, मान लो ये पहला मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है, मटेरियल दोनों अलग अलग हैं। तो अब मान लो कि ये ए मटेरियल है और ये बी मटेरियल है, इसका एक एटम ले लेता हूँ और इसका एक एटम ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों, ये दोनों मटेरियल अलग अलग हैं, तो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए होगी बाहर निकलने के लिए, वो भी अलग अलग होगी। तो आपको ये समझना है कि इन दोनों में से जिस मटेरियल के एटम्स की एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है एटम के अंदर, जिसमें भी कम होगी, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में लगते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसमें लगते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं अब रब कर रहा हूँ, ठीक है, रब करना स्टार्ट करा, तो मैं जैसे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे पहुंचूंगा, ये जो ए मटेरियल है इसके एटम्स क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब 4 पे पहुंच गया हूं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इसको जरूरत ही नहीं है अपने निकालने की, ये तो भाई एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन गए और यहां पर जाकर बैठ गए, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी एनर्जी मिलती रहेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे। तो यहाँ से क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पर क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो यहाँ से क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, दो इंसुलेटर को जब हम रब करते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है, फ्रिक्शन की वजह से एक में जिसमें कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को एटम में, उसके इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के दूसरी बॉडी के पास चले जाते हैं। तो जहां से इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के गए हैं वो हो गए पॉजिटिवली चार्ज, जहां पर गए हैं इलेक्ट्रॉन, जहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गए जाकर, वो हो गए नेगेटिवली चार्ज। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमारा दूसरा मेथड है। इसमें देखो कुछ नहीं होता, आप क्या करो, एक चार्ज रॉड लेकर आइए, रॉड लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। उस पर पॉजिटिव चार्ज था। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको चार्ज हमको देना है, ठीक है। अब ये दूर है, मैं इसके पास लेकर आया, पास लाने पर होगा क्या कि ये जो बॉल थी या कुछ भी था, ऑब्जेक्ट था, मैंने अभी पढ़ाया कि जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बॉडी पर भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के चार्जेस प्रेजेंट होंगे, लेकिन इक्वल अमाउंट में होंगे। तभी क्या है, इस पे नेट चार्ज 0 आ रहा है। मतलब अगर 10 पॉजिटिव चार्ज है तो 10 नेगेटिव चार्ज हो गए, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 0, +10 -10, तो 0 हो गया। अब तो मैं जैसे ही पॉजिटिव चार्ज की रॉड लेकर आया, इसको पास करा मैंने, तो इसमें जितने भी नेगेटिव चार्ज है इधर की तरफ आ गए, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ क्या है, नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे।
लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव क्या रिपेल होंगे, क्योंकि सेम टाइप की पोलैरिटी है चार्जेस में, तो पॉजिटिव वाले दूर चले गए, इस साइड पर आ गए, इधर की तरफ पॉजिटिव आ गया, इधर की तरफ नेगेटिव आ गया। अब मैंने क्या करा, ये पॉजिटिव वाली जो साइड थी इसको मैंने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग का मतलब है कि आप यहाँ से इसको तार जोड़ के तार एक जमीन में लगा दो, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नीचे चला जाएगा जमीन में, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इससे अट्रैक्ट होकर इधर ही खड़ा हुआ है। अब हुआ क्या, अर्थिंग वाली वायर हटा दी मैंने, ये केस बन गया मेरे पास, पॉजिटिव चार्ज क्या है, अर्थ के अंदर चला गया है, पॉजिटिव चार्ज इसमें से हट गया है, ठीक है। अब लेकिन ये ध्यान रखना कि सारा पॉजिटिव चार्ज नहीं हटा है, उतना ही हटेगा जितना इसकी कैपेबिलिटी होगी पोलराइज करने की। अब क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बचा। अब मैंने क्या करा, रॉड दूर कर दो भाई, ये नेगेटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को क्या जगह मिल गई। तो अब मैंने रॉड दूर कर दी, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है पूरे में फैल गया। तो ये मेरी क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से मेरी जो अनचार्ज बॉडी थी ये नेगेटिवली चार्ज हो गई है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज बनाना होता तो मैं ये रॉड नेगेटिव चार्ज वाली लेकर आता, फिर ये पूरा प्रोसेस करता, तो ये जो बॉल थी मेरी, जो भी ऑब्जेक्ट था, ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज होता, ठीक है। अगला जो है प्रोसेस चार्जिंग का, वो है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, कॉन्टैक्ट ऑफ चार्ज बॉडी विद अनचार्ज बॉडी, ओके। कि मतलब एक चार्ज बॉडी लेकर आओ, उसको क्या बोलते हैं, अनचार्ज बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट कर दो, मिला दो। तो क्या होगा, मान लो इस पे 10 पॉजिटिव चार्ज हैं, इस पे 0 पॉजिटिव चार्ज था, दोनों मिले, इस पे 5 आ गया, इस पे 5 आ गया, दोनों बराबर हो गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों का साइज जो है सब कुछ सेम होना चाहिए, साइज मटेरियल वगैरह सब सेम होगा, तभी 5-5 जाएंगे। मतलब 5 इस पे जाएगा, 5 इस पे जाएगा। अगर साइज में डिफरेंस होता है तो अलग अलग होगा, कि मतलब मान लो इसमें 3 गया, इसमें 7 गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे कि साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करता है चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं जो इसके बाद टॉपिक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। जो मान लो कि दो चार्जेस हमारे पास हैं, ठीक है, Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ओके। अब कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है हमको कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब ये अगर इसको धक्का मार रहा है, ये इसको खींच रहा है, या ये इसको धक्का मार रहा है, या ये इसको खींच रहा है, तो कितना खींच रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो कौन बताएगा, कूलम्ब्स लॉ बताएगा, ठीक है। कौन बताएगा, कूलम्ब्स लॉ। तो अब ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, मतलब कितनी दूरी पर है, वो कितना है, r मान लो, ठीक है। अब F12 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। मतलब पहले पे कितना फोर्स लग रहा है इस दूसरे चार्ज की वजह से, मतलब ये प्लस क्यू है तो प्लस क्यू है, देखो सेम है तो क्या करेंगे, प्लस क्यू है तो क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, क्योंकि सेम पोलैरिटी है। अभी हमने पढ़ा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये वाला जो चार्ज है 1 वाला चार्ज, ये 2 वाले चार्ज को इधर को धक्का मारेगा, ये जो 2 वाला चार्ज है ये पहले वाले चार्ज को इधर को धक्का मारेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी कि पहले पे जो फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से वो इधर की तरफ होगा, ये इसकी डायरेक्शन रही इधर की तरफ। दूसरे पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है, दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है पहले वाले की वजह से, उसकी डायरेक्शन की तरफ होगी, इधर की तरफ होगी, ये इधर को धक्का मार रहा है। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक दूसरे को धक्का तो मार रहे हैं, लेकिन अगर ये सेम चार्ज है तो बराबर धक्का मारेंगे, ठीक है। मतलब सेम का मतलब ये है कि जैसे सेम पोलैरिटी है तो धक्का मारेंगे, ऑपोजिट चार्ज होते तो क्या करते, एक दूसरे को खींचते। तो जितना ये इसको धक्का मारेगा इधर को, उतना ये उधर को धक्का मारेगा। अगर ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता, तो जितना ये इसको इधर को खींच रहा होता, उतना ये चार्ज इसको इधर को खींच रहा होता। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब कूलम्ब्स लॉ कहता है क्या है कि जो इन दोनों के बीच में फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। Q1 Q2 क्या प्रोडक्ट हो गया, फोर्स क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब जितना ज़्यादा दूर होंगे चार्जेस उतना कम फोर्स होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ बढ़ रही है उतनी उसके कंपैरिजन में जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो घटती जाएगी। मतलब R को बढ़ाते जाए हम, चार्जेस को दूर करते जाए, ये फोर्स उतना कम होता रहेगा। ये चीज़ समझनी है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या है, कांस्टेंट लाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लाना पड़ता है, ओके। तो अब F इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट मान लिया हमने, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। इस के की वैल्यू होती है 1/4πε0, ये आपको ध्यान रखनी है, ओके। इस 1/4πε0 यानी कि के की वैल्यू होती है इतनी, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। कूलम्ब की पावर क्या है, -2 है। क्यों
याद रखनी है, क्योंकि ये देखो जो इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो क्या होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है कई बार निकालने को। यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है, वहाँ से क्या है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप डायमेंशन आराम से बता सकते हो। एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये इसकी इतनी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब ये है कि अगर ये चार्जेस एयर में प्रेजेंट हो या वैक्यूम में, वैक्यूम का मतलब जहाँ पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, एयर में प्रेजेंट हो या वैक्यूम में प्रेजेंट हो, तब हम एप्सिलॉन के नीचे जीरो लगाते हैं, जिसका मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट। इसकी स्पेलिंग ये होती है, देखो EPSILON, एप्सिलॉन बोलते हैं उसको, एप्सिलॉन के नीचे जीरो लगा देते हैं, इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट। और ये वैल्यू तब की दिखा रहा है जब इन दोनों चार्जेस के बीच में या तो एयर प्रेजेंट होगी या फिर वैक्यूम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि ये वैल्यू ये बताती है हमको कि इन दोनों के बीच में फोर्स जो है, फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी, मतलब उसको बताती है कि ये किस हिसाब से, कि अगर एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा है तो क्या होगा इसके बीच में, मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा कम लगेगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो देखो फिक्स हो गई क्योंकि तो एयर और मीडियम के लिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एप्सिलॉन की। एप्सिलॉन मीडियम, मान लो कि एयर और वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है, तो उसमें हमने अगर चार्जेस को रखा है तो उस केस में जो फोर्स इनके बीच में लग रहा होगा वो किस तरीके से अफेक्ट होगा, ये हमको पता चलता है इससे, ठीक है। और जो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमारा बन जाता है एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं हम रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको दूसरे एक टर्म से भी डिनोट करते हैं कैपिटल के। इसका मतलब होता है कैपिटल के का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है ये। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कोई भी अगर मीडियम है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उसका रेशियो निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट से, तो हमको जो वैल्यू मिलती है उसे बोलते हैं एप्सिलॉन आर, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, और उसका दूसरा नाम क्या है के, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आएगा। और एक चीज़ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होती है कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है। वेक्टर्स हमने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है। इसका मतलब है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी कि ये वाला जो फोर्स है, इस पर जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से, उसको हम इस फॉर्म में तो लिखेंगे, ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, ये जो दिखा रहा है ये इसे बोलते हैं, अगर कोई भी वेक्टर के ऊपर ऐसे हम कैप जैसा बना दें तो इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को दिखाना। अगर ये R21 लिखा है तो इसका मतलब है कि जो इस फोर्स की डायरेक्शन है F12 की, वो 2 से 1 की तरफ है, 2 to 1 है, यानी कि R21 कैप, यानी कि इधर की तरफ है। अगर 2-1 के केस में देखें तो ये क्या आता है R12 कैप, यानी कि जो इस पर फोर्स लग रहा है, चार्ज 2 पे लग रहा है 1 के थ्रू, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी 1 to 2 होगी, यानी कि इस तरफ होगी। तो R12 कैप हो गया, डायरेक्शन के लिए इधर शो करना है। तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप उनको देखिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने अच्छे से बता रखी है, वो नोट्स मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो आप प्लीज़ उनको डाउनलोड ज़रूर कर लेना, ओके। अब इसके बाद आगे और चीज़ें देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये एक ही प्रिंसिपल है, लेकिन इसके एप्लीकेशन बहुत जगह पर आते हैं। तो इसका जो मेन काम ये होता है कि कोई भी जैसे क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ये हमको बताता है और साथ में उसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। अगर सपोज कोई भी एक मल्टीपल चीज़ों का सिस्टम है तो वहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है या फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है या कुछ भी है, तो एक पर बाकी सब की वजह से जो अफेक्ट आ रहा होगा वो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, हमको 4 चार्जेस दिए हुए हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे इस चार्ज पे ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला भी लगा रहा है और ये वाला भी लगा रहा है। इस चार्ज पे देखे तो ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है और ये भी लगा रहा है। इस पे देखे तो ये तीनों लगा रहे हैं, इस पे देखे तो ये तीनों लगा रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि मुझे Q1 पे निकालना है कि इन तीनों की वजह से कितना नेट फोर्स आ रहा है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना डेवलप हो रहा है।
तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सपोज ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया और एक इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब Q3 मान लो ये सारे के पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये सब के इसको रिपेल करेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब हमें क्या करना है, जिस चार्ज की हम बात कर रहे हैं हमको बस वहां पर ध्यान लगाना है और कहीं नहीं भटकना है। हम मान लो बात कर रहे हैं कि Q1 पे हमें नेट चार्ज निकालना है, तो हम खाली इस चार्ज को देखेंगे, ठीक है, हमें अभी बाकी चार्जेस से मतलब नहीं है। तो इस चार्ज पे देखो, उसके बाद जाओ अगले चार्ज पे यानी कि Q2 पे। Q2 और Q1 को कंसिडर करो, ये दोनों छोड़ दो, हमारा एक सिस्टम हो गया Q1 Q2 चार्ज का। बस अभी इतना देखो, मान लो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है R12, ठीक है। तो अब इस पे जो इधर फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ होगी, क्योंकि रिपेल करेगा, क्योंकि मैंने बताया सारे क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो Q2 के Q1 को रिपेल करेगा, किधर धक्का मारेगा, इधर को धक्का मारेगा। तो मैंने ये इधर को फोर्स दिखा दिया, क्या फोर्स क्या हो गया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो F12 लिख सकता हूँ, ऊपर वेक्टर का साइन लगा देता हूँ, ये मेरी डायरेक्शन हो गई इसकी। अब क्या करो, Q3 पर आ जाओ अगले चार्ज पे। अब क्या करना है, Q1 और Q3 को देखो, बाकी इन दोनों को छोड़ दो, ये अब हमारा सिस्टम है। तो Q3 पे क्या है, Q1 पे क्या इधर को फोर्स लगाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है, तो इधर को फोर्स लगाएगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ हो गई, ठीक है, इस तरफ डायरेक्शन हो गई। तो मान लो मैं ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस सपोज R13 हो गया, और ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, F13 वेक्टर, ठीक है, कि मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब क्या है, फोर्थ वाले चार्ज पे आ जाओ, इन दोनों चार्ज को छोड़ दो। अब हमारा सिस्टम क्या है, Q1 और Q4 चार्ज का, इनके बीच में मान लो डिस्टेंस क्या है, R14 है, तो इसकी जो चार्ज की रिपल्शन की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस तरफ होगी, ठीक है, ये अलोंग द लाइन। तो इसको मान लो मैंने कह दिया F14 वेक्टर। अब हमें Q1 पे ये सारे फोर्सेस पता लग गए कि Q2 की वजह से कितना है F12, Q3 की वजह से कितना है F13, Q4 की वजह से कितना है F14। अभी हमारे पास Q1 कंसिडरेशन में, हम खाली Q1 को इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि हमें Q1 पे नेट चार्ज निकालना है बाकी सब की वजह से। इन केस अगर हमें Q2 पे निकालना होता तो हम ये जितना काम है यहाँ Q1 पे करा, ये सारा काम Q2 पे करते। Q2 पे देखते Q1 की वजह से कितना होगा, तो इधर की डायरेक्शन हो जाती, Q3 से देखते तो इधर को हो जाता, Q4 से देखते तो इधर को हो जाता। तो उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, फोर्स पता करना है, और तीनों जितने भी चार्जेस हैं उनके फोर्सेस की वैल्यू लिखनी है, और वैल्यू के साथ साथ उनकी डायरेक्शन दिखानी है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर मल्टीपल चार्ज सिस्टम है तो एक चार्ज पे बाकी ऑल अदर जो चार्जेस हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो उन सारे फोर्सेस जो इंडिविजुअल फोर्सेस उस चार्ज पर लग रहे हैं उनका वेक्टर सम होगा, ठीक है। अगर मुझे Q1 पे नेट फोर्स निकालना है, यानी कि F नेट निकालना है, ठीक है, F नेट ऑन Q1 पे मुझे नेट फोर्स निकालना है, मतलब ये तीनों फोर्सेस के इंडिविजुअल फोर्सेस है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से और Q4 की वजह से, ठीक है। मुझे इन तीनों की वैल्यूज मान लो ये दे रखी है, तो जो नेट फोर्स होगा वो मेरा होगा वेक्टर सम इन तीनों फोर्सेस का, यानी कि F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर। तो ये मेरा क्या होगा, इससे मेरा नेट जो फोर्स होगा वो निकलेगा। इसके जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब आपको ये प्रिंसिपल और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। मैं अभी हमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा है, तो इन सारे न्यूमेरिकल में क्या थोड़ा वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए तभी हम कर सकते हैं। तो वेक्टर जो है मैं उसके लेक्चर बना दूंगा, आप उसको देख लेना, तब तक इसको खाली आप समझ लो कि ऐसा होता है। इसके जो न्यूमेरिकल है बाद में कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा कि प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन का मतलब है कि किसी एक चार्ज पे बाकी ऑल अदर चार्जेस जो उसके आसपास हैं उन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर उस चार्ज पे इंडिविजुअल फोर्सेस जो अलग अलग हैं और अगर हमको नेट फोर्स निकालना है तो इंडिविजुअल फोर्सेस का वो वेक्टर सम होता है, हम उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, वेक्टरली ऐड करना होगा। वेक्टरली का मतलब है कि उसमें डायरेक्शन का रोल भी आएगा, तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब इसके बाद और देखते हैं कि क्या है इसके। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है, कंसेप्ट्स को समझ रहे हैं कि इस चैप्टर में है क्या, डेफिनेशंस हो गई और बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं उनका मतलब क्या है वो समझ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उन न्यूमेरिकल को करने के, देखो एक तो होता है लॉन्ग मेथड, ठीक है, और हमें क्या करना है, एग्ज़ाम नीट का जो एग्ज़ाम है हमारे पास टाइम बहुत कम होता है,
तो फिजिक्स में हमको क्या करना होता है, हमको स्पीड से काम करना है। तो अब ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिशनल मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो क्या है कि कई जगह ऐसा है कि सेम सिचुएशंस दे रखी हैं, उनके बेस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है, तो हमें उनमें क्या करना है, खाली वैल्यूज रखनी है और हमारा आंसर आ जाता है। हमें पूरा कैलकुलेट करके निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद मैं एक खाली न्यूमेरिकल की वीडियो बना दूं। उसमें क्या होगा, हर टॉपिक से एक एक टाइप का न्यूमेरिकल होगा, तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल को करते कैसे हैं और साथ ही साथ किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से है कि लेक्चर आप देख रहे हो तो प्लीज़ पूरा देखो, मतलब अगर आप पार्ट्स में भी देख रहे हो लेकिन उसको कंप्लीट जरूर करो, उसको अधूरा मत छोड़ना, ठीक है, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा इसका। तो अब हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कोई भी सिस्टम है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, आ गई बात समझ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ये दो लोग हैं, इनके बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, ठीक है। टग ऑफ वॉर आपको पता होगा, टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि एक टीम इधर की तरफ होती है, एक टीम इधर की तरफ होती है, तो दोनों तरफ क्या होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं और रस्सी होती है, रस्सी को दोनों खींच रहे होते हैं अपनी अपनी साइड। तो क्या होता है कि जो अपनी साइड खींच लेगा वो जीत जाता है। तो बीच में क्या होता है, एक मार्क दे रखा होता है, ठीक है, कि ये मार्क से आप इधर को इनको खींच लोगे तो आप जीत जाओगे। तो टग ऑफ वॉर के केस में आप समझो कि मान लो इधर से जो फोर्स लगाने वाले लोग हैं और इधर से जो फोर्स लगाने वाले लोग हैं, उन दोनों का फोर्स के सेम आ रहा है, ठीक है। तो सेम आने पर क्या होगा कि ये जो मान लो मार्क है ये बीच में, ये मार्क यहीं का यहीं रहेगा। अगर आप इसको 1 मिनट बाद देखोगे तब भी यहीं रहेगा, क्योंकि फोर्स के दोनों सेम लगा रहे हैं। 2 मिनट बाद देखोगे तब भी सेम रहेगा। तो ये जो सिचुएशन है क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें क्या इक्विलिब्रियम में आ गई हैं, ठीक है। एक तरीके से इक्विलिब्रियम के एक रेस्ट जैसा है कि हर चीज़ के रेस्ट में आ गई है, वहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर्स तो दोनों तरफ से लग रहा है लेकिन कोई नेट चेंज नहीं आ पा रहा है, नेट चेंज नहीं आ पा रहा है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम चार्जेस। तो पहली कंडीशन ये है, मान लो आपको दो चार्जेस दिए Q1 Q2, ठीक है। आपसे बोला गया कि एक उसके जस्ट मतलब क्या जस्ट नहीं, Q1 Q2 चार्जेस हैं, उनके बीच में R डिस्टेंस है, ठीक है। और हमने क्या करा, Q चार्ज को किसी X डिस्टेंस पे इस तरीके से रखा कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पर आ गए। इसका मतलब ये है कि ये Q चार्ज पे ये इधर से जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही इधर से फोर्स लग रहा है। तो क्या है, अगर ये इसको धक्का मारे, मान लो तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये Q पॉजिटिव है, ये Q1 पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ये इसको मार रहा होगा इधर को तो ये इधर जाएगा। Q2 भी मान लो उतना ही बराबर का धक्का इसको मार रहा है Q को, तो क्या होगा, ये Q तो यहीं पर रहेगा। तो आपसे यही सिचुएशन बोली गई है क्वेश्चन में कि मान लो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, उन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है। आपसे बोला गया कि एक स्मॉल Q चार्ज है जिसको हमने बीच में रखा जो कि Q1 से X डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि वो X डिस्टेंस कितना होगा और साथ ही साथ मान लो आपको ये पूछा गया कि इस Q की वैल्यू कितनी होगी, तो वो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी, आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो X जो होता है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू R। तो Q1 ये वाला चार्ज हो गया, Q2 ये वाला चार्ज हो गया, R इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट जो है ये X डिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो X डिस्टेंस है ये Q1 से है। जिस तरीके से आप फॉर्मूले को पढ़ते हो उसी तरीके से आप न्यूमेरिकल में उसको अप्लाई किया करो, तभी आपका आंसर जो है सही आएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सपोज हमको Q की वैल्यू निकालनी कि Q की कितनी वैल्यू होगी कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसका फॉर्मूला ये माइनस Q1 इंटू Q2 अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 का बाहर से होल स्क्वायर। पहले इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, इसमें रखेंगे और प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमको Q की वैल्यू मिल जाएगी। अगला जो है, मान लो आपको ये बोला गया कि आपके पास 3 चार्जेस हैं Q, Q और Q, स्मॉल q, 3 चार्जेस हैं, इक्वल हैं, तीनों के साइन जो है सेम है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखे गए। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो ये साइड A है तो ये भी A है और ये भी A के बराबर होगी। तो इनके कॉर्नर्स पे क्या है, Q Q Q 3 चार्जेस रखे गए हैं। अब बीच में क्या है, Q चार्ज रख दिया, कैपिटल Q चार्ज रखा। तो आपको बताना है कि ये Q चार्ज जब रखा हमने तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, मतलब उस टाइम उस Q की वैल्यू क्या होगी। तो उसका रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू माइनस Q अपॉन अंडर रूट 3। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ये हमको Q की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी Q डिवाइडेड बाई रूट 3 ऑफ नेगेटिव, ठीक है। तीसरा केस है कि मान लो आपको बोला गया कि एक स्क्वायर है,
स्क्वायर के कॉर्नर्स पे क्या है, क्यू 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 चार्जेस रखे गए हैं, सेम चार्जेस हैं। इसके जस्ट बीच में, यानी कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक सेंटर है। जैसे ये यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर था, इस ट्राइंगल का सेंटर, उसी तरीके से ये इस स्क्वायर का सेंटर पे क्यू रखा गया। तो अब पूछा गया कि क्यू की कौन सी वैल्यू पे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ब्रैकेट में 2√2+1/4। तो ये फॉर्मूले जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करेंगे आपके न्यूमेरिकल को डायरेक्टली सॉल्व करने में, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बेसिक कंडीशन है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कीजिए, तभी उसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल पहले से प्रैक्टिस मत करना, पहले मेरा मानना यह है कि आप थ्योरी अच्छे से पढ़ना, फॉर्मूले जितने भी हैं उनको अच्छे से याद करना, उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ना। मान लो जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया पूरा, उसके जितने फॉर्मूले याद कर लिए, उसके बाद उस टॉपिक के न्यूमेरिकल करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हो गया, वो हमने आधा कर लिया, आधा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, उसके बाद कैपेसिटर है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की। और इस चैप्टर में आप बस मेरी वीडियोस देख लो, आपके लिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कहीं बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी मॉड्यूल में, ना किसी जगह पे। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है बिल्कुल, थ्योरी के लिए सिर्फ एनसीईआरटी से क्या करना है, एग्जाम्पल करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरी मैं करवाऊंगा पूरी। ठीक है, तो बस मेरे साथ बने रहो, और अगर ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और बताना कैसा लगा कमेंट करके। और इस चैनल पर अगर नए हो, पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो और पसंद आया और लगता है कि आगे मुझे फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनको भी उतनी ज़रूरत है पढ़ाई की जितनी आपको है। ओके, चलो फिर चलते हैं। ठीक है, थैंक यू।